हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मुगल प्रशासन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मुगल प्रशासन को बांटने का काम करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन को बांटा गया प्रांतीय प्रशासन में, मतलब कि स्टेट में या राज्य में, या आप सूबा कह सकते हैं, ठीक है। प्रांत को सरकार प्रशासन में बांटा गया, सरकार में, ठीक है ना। और सरकार को परगना प्रशासन में बांटा गया, और परगना को ग्रामीण प्रशासन में। तो ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है? बंटवारा हो गया, राज्य से लेके, केंद्र से लेके ग्राम तक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे केंद्रीय प्रशासन से। उससे पहले ये जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको सुव्यवस्थित करने का काम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। इस सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम कौन करेगा? अकबर करेगा। क्यों? क्योंकि बाबर और हुमायूं को समय ही नहीं मिला था, इसीलिए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय जाएगा अकबर महान को, ठीक है। आते हैं सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन का सर्वेसर्वा कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? बादशाह। बादशाह। तैमूरी प्रशासन में वजीर का काफ़ी महत्व होता था। वजीर समझ ही रहे हैं आप लोग, वही वजीर बैरम खां जो काफ़ी ताकतवर बन जाता है, क्योंकि वजीर में ही सारे के सारे मंत्रालय और पद आ जाते थे, यानी कि वो सर्वे सर्वा हो जाता था। कभी कभी वजीर तो इतना शक्तिशाली हो जाता था कि उसको बादशाह को नियंत्रण करना कठिन हो जाता था। यही कारण है कि अकबर ने बैरम खां के ताकत को देखते हुए ये सीखा कि वजीर के ताकत को क्या कर दिया जाए, 2, 3, 4 भागों में बांट दिया जाए और वजीर को क्या कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। और कभी कभी तो अकबर ये भी करेगा कि एक ही वजीर के पद पर 2-2 व्यक्ति की नियुक्ति कर देगा। यह ऐसा करेगा सिर्फ वजीर और वजीर को कमजोर करने के लिए। और यही नहीं, वो मिल्क बख्शी को भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे देगा ताकि वजीर कभी ताकतवर फिर से न बन पाए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन से मुख्य विभाग थे। सबसे पहले दीवान। केंद्रीय प्रशासन में जो पहला स्थान था वह दीवान का था, जो राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित विभाग था। राजस्व एवं वित्त विभाग, इनका काम था पूरे के पूरे साम्राज्य के राजस्व व्यवस्था को संचालित करना, वित्त व्यवस्था का देखभाल करना, ठीक है। उसके बाद अगला मुख्य मीर बख्शी जो सैन्य विभाग के सर्वे सर्वा होते थे, ठीक है। और इनका काम था सेना की देखरेख करना। क्या करना? सेना की देखरेख करना, और दरबार में जो राज्य से आए या बाहरी साम्राज्य से आए तो उसको दरबार में पेश करना, ठीक है। यह मीर बख्शी का काम था। और सेना का संचालन भी करना, सेना की देखभाल करना। और कभी कभी हम बोले ना, अकबर ने क्या किया था, दीवान के शक्ति को कमजोर करने के लिए मीर बख्शी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे देगा। तो मीर बख्शी का काम क्या था? सैन्य विभाग। अगला महत्वपूर्ण विभाग है, उससे पहले मीर बख्शी का भी पद आपको सल्तनत काल में था। मीर बख्शी का पद सल्तनत काल में था, लेकिन वो किस नाम से था? दीवाने आरिज। यहां पर नोट कर लीजिएगा, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज। लेकिन मीर बख्शी का जो पद था वो दीवाने आरिज से भी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा इसलिए कि अकबर दीवान को कमजोर करना चाहता था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण विभाग है मीर समा। पद है मीर समा, जिसके अंदर में आता था हरम विभाग। राजमहल के व्यवस्थाओं को देख रेख करने का काम होता था मीर समा को। यह विभाग आपको सल्तनत काल में नहीं मिलता है,
यह आपको सिर्फ और सिर्फ मुगल काल में ही देखने को मिलता है। मीर समा का पद, जिसका काम था हरम में रहने वाली स्त्रियों को उसकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखना। आई बात समझ में आप लोगों को? अगला महत्वपूर्ण विभाग था सद्रुद सुदूर का। यह धर्म विभाग था। इनका देखरेख का काम था कि जो धर्म है वो शरीयत के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शरीयत के अनुसार है कि नहीं है, उसकी देखरेख करने का काम था सद्रुद सुदूर का। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण दीवान इंसा, पत्राचार विभाग। ये तो आपको सल्तनत काल में भी थे और मुगल काल में भी है। इनका काम होगा शाही फरमान को जारी करना और विदेश से आने वाले पत्र को अध्ययन करना और सम्राट या बादशाह को उससे अवगत कराना, और राज्य में जो भी पत्र जारी हो विदेशों के लिए उसको भी देखरेख करना। एक इसका काम था दीवाने इंसा का। ठीक है, यह पत्राचार विभाग था। अगला महत्वपूर्ण पद एवं विभाग है न्याय विभाग एवं काजी का। काजी, यह न्याय विभाग का काम। काजी जो होते थे सम्राट के बाद न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सम्राट के बाद यानी कि बादशाह के बाद। तो काजी का काम क्या था? न्याय दिलाना। लेकिन शहंशाह तक, शहंशाह शाहजहां के तक सद्र उर सुदूर और काजी का पद एक ही व्यक्ति के हाथ में था। एक ही व्यक्ति। कब तक? शाहजहां तक। शाहजहां तक एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों पद होते थे। जब औरंगजेब ने गद्दी को संभाली, बादशाह के गद्दी पर बैठा, तो औरंगजेब ने फिर से इसको अलग कर दिया। माने औरंगजेब ने पहली बार इस पद को क्या किया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, यह लिख देते हैं, अलग अलग कर दिया। अलग अलग पद और अलग अलग व्यक्ति, दोनों को अलग अलग करके अलग अलग व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करने का काम किया। ये रहा हमारे केंद्रीय प्रशासन का संपूर्ण एवं संक्षिप्त अध्ययन। अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन को प्रांतीय प्रशासन में विभक्त किया गया। एक मानक प्रांतीय प्रशासन, एक मानक प्रांतीय प्रशासन कहते हैं, इसे सर्वप्रथम अकबर ने किया था। हमने पहले भी बात किया है कि हुमायूं और बाबर को समय मिलेगा नहीं, इसलिए अकबर ने पहली बार मानक प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करेगा और पूरे साम्राज्य को 12 से 15 प्रांतों में बांटने का काम करेगा। 12 से 15। तो 12 क्या है, 15 क्या है? तो अकबर ने जब 1580 में साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया, तो उस समय उसके पास 12 प्रांतों में किया गया उस समय विभाजन। लेकिन बाद में जब और भी प्रांत जीते गए, तो अकबर के अंतिम समय में प्रांतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जो औरंगजेब तक बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। यहां पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। 12 क्या है? अकबर ने जब 1580 में साम्राज्य का विभाजन किया, तो उस समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। लेकिन अकबर के अंतिम समय तक प्रांतों की संख्या कितनी पहुंच गई? 15 पहुंच गई। और औरंगजेब के अंतिम समय में प्रांतों की संख्या कितनी पहुंच गई? 21 पहुंच गई। तो एक मानक प्रांतीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का काम किसने किया था? अकबर ने किया था। जहां पर केंद्रीय प्रशासन के तर्ज पर ही एक मानक प्रशासन व्यवस्था का यहाँ पर निरूपण किया गया था। जैसे प्रांत का जो सर्वे सर्वा होगा सामान्य प्रशासन का, वो कौन होगा? सूबेदार होगा। प्रांत का जो सूबेदार होगा वो सामान्य प्रशासन उसके देख रेख में होगा। देख रहे हैं? और दीवान इसके काम होगा राज्य के राजस्व की वसूली करना। या वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, राज्य का वित्त मंत्री, वित्त विभाग।
यह मीर बख्शी का पद है। राज्य के सैन्य संचालन का देख रेख करने का काम होता था राज्य के यानी प्रांत के बख्शी का सैन्य विभाग, देख रहे हैं ना। और सद्र उर सुदूर, राज्य में न्याय विभाग और धर्म विभाग का प्रधान होता था। राज्य का प्रधान, राज्य प्रधान किस मामले में? तो धर्म एवं न्याय मामले में, क्योंकि सद्र और सुदूर भी और काजी का पद भी एक ही होता था। ठीक है, अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन को सरकार में बांटा गया था। सरकार में वर्तमान में देखा जाए तो इसको कह सकते हैं हम लोग कमिश्नरी। वर्तमान के तौर पर देख रहे हैं, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए क्या है कमिश्नरी है। तो सरकार के प्रशासन व्यवस्था में भी 4 महत्वपूर्ण विभाग और पद थे। जैसे सरकार का जो सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था वो होता था फौजदार सामान्य प्रशासन इसकी देखरेख में, यानी कि 1 नंबर का यह अधिकारी था। अमाल गुजार दूसरा महत्वपूर्ण अमाल गुजार का पद था, जिसका काम था भू राजस्व की व्यवस्था की देखरेख करना, भू राजस्व की व्यवस्था की देखरेख करना। और खजानदार तीसरा महत्वपूर्ण विभाग और पद, जिसका काम था कोषों की देखरेख करना, कोषाध्यक्ष, समझ रहे ना, एक प्रकार का बैंकर हो गया। क्या हो गया? बैंकर हो गया, जो राज्य की आमदनी, सरकार की आमदनी को क्या करेगा? संभाल के रखेगा। और चौथा महत्वपूर्ण पद हो गया वित्तक्ची का। वित्तक्ची यह लिपिक एवं क्लर्क का काम था, यानी कि पूरे के पूरे सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था आमदनी की लिखने का काम करता था। देख रहे हैं, लिपि का काम क्या होता है, क्लर्क का काम क्या होता है? लिखने और पढ़ने का काम होता है। तो सारे के सारे सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था का, जैसे कि राजस्व कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना अभी भी जमा है, इस सारे लिखने का काम कौन करता था? तो वित्तक्ची करता था। अब आते हैं सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था को, सरकार को बांटा गया था परगना में। परगना प्रशासनिक व्यवस्था, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रखंड। वर्तमान में प्रखंड। तो ये जो प्रखंड है, यहां भी 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पद। पहला था सिकदार, जो इस परगना का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भी होते थे। इनका काम था सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करना। किसका? सिकदार का। सिकदार का महत्वपूर्ण काम था सरकार के परगना के सामान्य प्रशासन की देखरेख करना। दूसरा महत्वपूर्ण पद था आमिल, जो परगना के भू राजस्व की व्यवस्था की देखरेख करता था, उसूली का काम करता था। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण पद है पोतदार, जो कि भू राजस्व के द्वारा जो आमदनी हुआ है उसको जमा करके रखना, यानी कि कोषाध्यक्ष का काम था। यह क्या हो गया? बैंकर हो गया। ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण पद है कानूनगो का। कानूनगो का काम तो क्या था? ग्रामीण पटवारी का यह चेयरमैन था। ग्रामीण पटवारी का जो संघ होता है, ग्रामीण पटवारी का जो संघ होता था, उसका यह क्या था? चेयरमैन था। तो ग्रामीण पटवारी क्या है, इसको जानने के लिए पहले ग्रामीण पटवारी को जानना जरूरी है। तो कहते हैं परगना को ग्रामीण प्रशासन में बांटा गया था। ग्रामीण प्रशासन में बांटा गया था। तो ग्रामीण प्रशासन का जो हेड होता था, सर्वे सर्वा होता था, वो मुखिया या पटवारी कहलाता था। मुखिया या पटवारी कहलाता था। तो एक निश्चित संख्या, माने कुछ निश्चित गांवों की संख्या, गांवों के मुखिया या कुछ निश्चित गांवों के मुखिया या पटवारी का एक संघ होता था,
जिसका संघ का ये चेयरमैन, पटवारी का संघ का ये चेयरमैन होता था, कानूनगो, जो कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था पर नज़र रखता था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज हम लोग का अध्ययन का विषय जो था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, उसका हम लोगों ने एक संक्षिप्त और संपूर्ण अध्ययन करने का काम किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।